चलिए तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 9-10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, राइट। और कंपैरेटिवली वो ऑर्गेनिक से थोड़े आसानी थे क्योंकि ऑर्गेनिक में प्लेंटी ऑफ कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चंस बन रहे थे, 8-9 कॉन्सेप्ट मिला के। यहाँ पे वैसा कुछ सीन है नहीं, तो ये हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो एक बार देख लेते हैं, है ना। इसमें एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला क्वेश्चन था, बराबर है। देन उसके बाद ये ऑक्टेट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। उसके बाद फिर हमने ये देखे थे कि किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कितने हैं वो देखे थे। फिर एक ये हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीसीज होते हैं, क्या होते हैं डायामैग्नेटिक। तो मैंने वो T2G EG के फॉर्म में आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। और फिर ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तो सेम क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन था आपका लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको मैच करना था, उसकी ज्योमेट्री VSEPR थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन था। उसके बाद ये हमारे सल्फर के जो एसिड्स बनते हैं, है ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन था कि H2S2 इसमें पर ऑक्सी लिंकेज किस में होती है। कैरोज एसिड भी है इसमें, ठीक है ना। H2SO4 होता ना तो H2SO5, ठीक है। और ये हमने देखे थे ज्योमेट्री का कि किसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होंगी, बराबर है। देन उसके बाद हमने देखा था ये क्वेश्चन, बराबर, एक पैराग्राफ लिया था, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो उसमें हमने ये देखा था कि भैया फेरी साइनाइड अगर रहा तो कितने मोल ऑफ KI आपको रिक्वायर्ड होंगे, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, बराबर है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। और इसके बाद की अब शुरुआत हम लोग करते हैं आज के सेशन में। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, टेल मी, एक मेटल हैलाइड है, एक NaOH के साथ ट्रीट करने पे वाइट PPT दे रहा है प्लस फिल्ट्रेट दे रहा है। और उस पर्टिकुलर वाइट PPT में हम लोग मतलब P में हम लोग PbO2 H2SO4 एक्वियस के कंडीशन में डालेंगे तो X मिलेगा, एक कलर्ड स्पीसीज मिलेगी। और उस पर्टिकुलर Q में अगर हम लोग ने H2SO4 MnO2 के प्रेजेंस में ऐड किया तो एक ब्लू कलरेशन KI स्टार्च पेपर का मिलेगा। तो आप ज़रा मुझे बताओ कि क्या मेटल हैलाइड वो हो सकता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोलो। क्या बोलते हो, एनी गेस, क्या मेटल हैलाइड हो सकता है वो, बोलो। ऑप्शंस आप देखो यहाँ पे, आपके पास एक CrO4 2- ब्रोमीन है, एक MnO4- है मैग्नीज वाला, और एक और पर मैग्नेट आयन है। एक पर मैग्नेट आयन है, बराबर है, एक मैग्नेट आयन है KMnO4 और K2MnO4, और एक है MnSO4 + HOCl। तो देखो एक चीज़ कंफर्म है कि आपका जो मेटल हैलाइड है, मान के चलो अगर मैं उस पर्टिकुलर मेटल हैलाइड को अगर मैं मैग्नीज के रिस्पेक्ट में लेके चलूँ, है ना, ये तो आयन होगा, बराबर है ना। तो अगर मैं मैग्नीज के इसका आयन क्या होगा, K2 होगा, इसका K2 हो जाएगा ना, K2CrO4, बराबर है। तो अगर मान के चलो अगर मैंने मेटल हैलाइड MnCl2 लिया और उसमें मैंने एक्वियस H2SO4 लिया PbO2 के प्रेजेंस में, मेटल हैलाइड तो बोला है ना उसने, क्या क्वेश्चन में बोला है बताओ। मेटल हैलाइड को आपने NaOH के साथ ट्रीट किया तो वाइट PPT मिलेगा। तो बोलो MnCl2 पे अगर H2SO4 ऐड करोगे तो क्या वो MnOH/2 बना लेगा, बोलो ना। और यही MnOH मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का जो PPT बनता है वो कौन से कलर का होता है, वाइट PPT बनता है। कौन से कलर का होता है, वाइट PPT। प्लस फिल्ट्रेट बताओ ज़रा, फिल्ट्रेट क्या बनेगा, फिल्ट्रेट किसका बन जाएगा, NaOH डाला था ना हमने, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्वियस NaOH है ना, नीचे के पे चेंज हो जाएगा। हाँ मैंने सेकंड वाला ले लिया था, एक सेकंड। हाँ एक्वियस NaOH है, हाइड्रोक्साइड बनेगा। और तो अब मुझे बताओ क्या बन जाएगा आपका, NaCl बनेगा। सो दिस इज योर P, ये क्या बन गया आपका, और ये क्या बन गया आपका, Q बन गया, बराबर है। अब
इस वाले रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज़रा बताओ इसमें क्या ऐड किया हमने? नंबर क्यू में क्या किया बोलो ना, MnOOH/2 और कॉन्सेंट्रेटेड क्या किया हमने, H2SO4 किया। तो ऑलवेज रिमेंबर जो हाँ क्यू में, अच्छा पी में ये ऐड किए, क्या हो गया मुझे, पी में हमने क्या ऐड किए बताओ, पी में हमने क्या किए, एक्वियस बोलो, H2SO4 और PbO2 बोलो, PbO2 एक्सिस में, क्या बोलते हो आपका जो MnOH/2 है, अगर आप PbO2 के साथ अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो कौन सी रिएक्शन होंगी, क्या बनेगा बोलो? सॉल्ट एनालिसिस, ये अगर मैग्नीज का अगर आप रिएक्ट करोगे H2SO4 PbO2 के साथ तो क्या बनेगा, एनी आइडिया? पर मैग्नेट आयन, क्या बनेगा? पर मैग्नेट आयन। तो पर मैग्नेट आयन क्या रहेगा, MnO4 माइनस या 2 माइनस रहेगा, पर मैग्नेट रहेगा, बनेगा ना पर मैग्नेट। तो ये आपका क्या बन गया, X बन गया, कौन से कलर का होगा, पर्पल कलर का। अरे होगा कि नहीं होगा, पता है ना अपने को, मैग्नेट आयन कौन से कलर का होता है, पर मैग्नेट। अब आप वहां पे एक और चीज देखो, एक और चीज इसने मेंशन किया है कि अगर आप ये Q में, ये जो Q है, Q मेरा यही है, आप Q में क्या ऐड करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको वार्म करोगे, ठीक है ना, वो इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। तो बताओ ये Y दे रहा है, Y क्या देगा बोलो, NaCl है, तो कौन से आयन का टेस्ट दे देगा, क्लोराइड आयन का। कौन सा टेस्ट देगा, क्लोराइड आयन का, और ब्लू कलरेशन विद Ki स्टार सोल्यूशन। आपको मैंने वहाँ पे पढ़ाया था ये, अगर आपको याद होगा तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में हमने CrO2 Cl2 को देखा था। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हम लोग Cl माइनस क्लोराइड आयन माइनस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, फिर बाद में हम लोग उसके Ki का स्टार्च का सोल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू कलरेशन देता है। व्हाट इज द आंसर, सी इज द आंसर, क्योंकि ये तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कौन सा आयन है, K2MnO4 पोटाशियम मैग्नेट, और KMnO4 क्या है, पोटाशियम पर मैग्नेट। गॉट इट, नोट करो पट से जल्दी। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखो, ये सब जो रिएक्शन है ना थोड़ा याद रखना है, ये सब सॉल्ट के रिएक्शंस है। मैं आपको एट दी एंड थोड़ा जेईई मेंस के एग्जाम से पहले ना थोड़ा सॉल्ट एनालिसिस वापस से कुछ आपको रिवाइज करवा दूंगा और कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है ना, जो मैंने क्वेश्चंस में देखे हैं उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो ये रिएक्शन लिख के रखो कि आप एक मेटल सॉल्ट पे आप एक्वियस NaOH डालोगे तो एक हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक वाइट PPT बनेगा, फिर आप उसमें H2SO4 PbO2 के प्रेजेंस में डालोगे तो मैग्नेट आयन बनेगा और पर्पल कलर का, और ये NaCl का क्लोराइड माइनस आयन टेस्ट आपको देगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी देखा। ये सेम काइंड के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में भी मिलेंगे, नीट में भी मिलेंगे, हर जगह आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। T2G EG है, CFT का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। नाउ टेल मी क्या बन सकता है हमारा आंसर। मैच द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिस्ट 1 with appropriate metal complex ion with list 2, choose the correct option. Atomic number 26 Mn25 cobalt। बताओ, सिंपल है, CFT। किसका क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है, निकालो यहाँ पे CFT बनाओ, बोलो बोलो क्या बनेगा, सबकी कॉन्फ़िगरेशन बना लो, बोलो ना। बोलो, इसी तरीके से बनेगा, अरे बोलो ना। तो FeH2O6 2+, तो Fe2+ हो जाएगा, तो एरागोन 3d6 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए 3d6, और H2 इज ए वीक लिगेंड तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3
4, तो ये ऐसा बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। तो बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, T2G4 EG2, बोलो बराबर है। तो S का क्या हो गया, यही तो करना है, और क्या करना है, और बोलो। तो मेरे हिसाब से डी आंसर बन जाएगा, नहीं ये भी एक है। तो चलो इस पे जाते हैं, MN पे जाते हैं, MN पे। तो ज़रा मुझे बताओ MN का कितना हो जाएगा, MN H2O6 2 प्लस है, H2 इज ए न्यूट्रल, तो MN 2 प्लस, तो मैग्नीज 3d5 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए 3d5, तो 3d5 में ये आपका ये T2G बनाओ और ये आपका EG बनाओ, तो 3d5 है, H2 इज ए वीक फील्ड लिगेंड, देन 1 2 3 4 5, बोलो 1 2 3 4 5, तो बोलो T2G3 EG2 कौन है, किधर है, Q है, हाँ यही तो है, Q है, बराबर है। तो यही आंसर है अब। अच्छा इसमें और है, ठीक है, तो और देखना पड़ेगा आगे, और देखना पड़ेगा, बोलो R देख ले क्या, R किधर है, तो R कैसे चेक करूंगा, मुझे तो ये दोनों देखना पड़ेगा ना। तो बोला FeCl4 माइनस स्क्वायर प्लेनर है, ये भी एक नहीं स्क्वायर प्लेनर नहीं। अभी अपन कैसे डिसाइड करेंगे, COCl4 2 माइनस, तो इसको VBT के हिसाब से करना पड़ेगा ना, VBT के हिसाब से। तो बोलो कितना हो जाएगा, 3d5 ही आ रहा है उसमें, 3d5 4s माइनस है ना, x माइनस 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और 5d का 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचा 3d5, अगेन 3d5 बच गया, तो ये 3d5 ऐसा बचेगा आपका 1 2 3 4 5, और ये 4s, और उसके साथ साथ में क्या रहेगा 4pb, क्योंकि Cl माइनस इज ए वीक लिगेंड, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 4 5 वीक लिगेंड है, तो बोलो एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन, तो बोलो अच्छा इसमें भी T2G के हिसाब से कर लेंगे इसको, VBT के हिसाब से नहीं करते, बराबर है, क्योंकि उसने T2G कॉन्फ़िगरेशन दिया ना, अरे बोलो ना रे, तो फिर मैं VBT के हिसाब से नहीं करता, इसको CFT के हिसाब से करता हूँ। कौन सा कलर था वो, रेड, बोलो क्या हो जाएगा, EG5 है ना, तो अगेन यही होगा 1 2 3 4 5 6, यही बनेगा ना 5। कोबाल्ट का बताओ क्या हो जाएगा, R अपना हो गया क्या सॉल्व, Q हुआ है ना, कौन कौन सा सॉल्व हुआ, S और Q हुआ ना, R का 4 ही आ रहा है, देखो R का 4 कैसे आएगा बताओ, है ना, EG2 T2G3 बराबर है, तो D आंसर है, फिर कंफर्म हो गया। अब समझा या नहीं समझा, पक्का। तो बताओ इसका क्या आंसर, आप मुझे मैच करवा दो इसमें, P का कौन आएगा, 3 आएगा, बराबर है, P का आएगा 3, और Q का क्या आएगा, Q का 2 तो आ गया है, और R का क्या आएगा 4, है ना, और S का गॉट इट, डन। एकदम आसान, मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का, ठीक है, नहीं है क्या, तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो, टेल मी। एक चीज तो यार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि P2O3 प्लस 3H2O है, फॉस्फोरस, तो क्या देगा P2O3 प्लस 3H2, एक होता है फॉस्फोरस एसिड H3PO4, एक होता है H3PO3, तो P2O3 प्लस H2O जब रिएक्ट करते हैं तो वो आपको पता है क्या देता, बोलो क्या देगा, बोलो P2O3 प्लस 3H2O वो आपको देगा H3PO3, क्या देगा, फॉस्फोरिक एसिड देगा, फॉस्फोरस एसिड क्या देगा, H3PO4 क्या होता, H3PO4 फॉस्फोरिक, H3PO3, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये उसने दे दिया H, तो एक तो भाई बहुत ही सिंपल रिएक्शन था, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कर लो भाई, 2 बार हो जाएगा, तो ये देखो 3 6 सब बैलेंस हो गया। तो एक चीज तो कंफर्म है कि P का भाई आंसर क्या होगा,
P का तो सेकंड होगा, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। अब बताओ दूसरे, थोड़े दूसरे लॉजिक बताओ कि P का अगर 2 है तो P2 कहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब तुम्हारा A और D में से ही आंसर है। ये भी कट, ये भी कट। गॉट इट? लगाओ दिमाग आगे का। चलो PCl5 के साथ रिएक्शन देख लो। अगर सुनो ना, इधर देखो ना, अगर मान के चलो ये रिएक्शन तुमको उतनी नहीं आ रही, कन्विंसिंग नहीं लग रही, तो क्या हम लोग ने ये रिएक्शन पढ़ा था, इधर देखो ये P है, मैं R देख लेता हूँ, ये तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है यार PCl5 एसिड के साथ। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PCl5 प्लस CH3COOH। तो यहाँ का OH रिप्लेस किससे हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस, क्या बनेगा, प्लस, बोलो ना आगे, POCl3 बन जाएगा। ये बनेगा ना POCl3, ये क्या है, अरे बोलो ना, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो व्हाट इज द आंसर, खत्म। नहीं समझा इधर गर्ल्स? और देखो ना, फॉरगेट अबाउट दिस रिएक्शन, अगर ये आपको नहीं भी आ रही है, ये तो थोड़ी ऑर्गेनिक की रिएक्शन यार अपने को थी ना, तो इससे तो कंफर्मेशन कर सकते हैं हम लोग कि यार हमने तो पढ़ा है कि अल्कोहल हो या एसिड हो, जब आप PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्ट करते हो तो क्लोराइड Cl वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने वही तो किया है, ये जो OH था, इस OH को मैंने रिप्लेस कर दिया Cl से, और POCl3 उसका बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और वो एक ऑप्शन आपको एक ही जगह नजर आ रहा है, कहाँ पे है बोलो, तो D इज द आंसर, क्योंकि R का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा बताओ, तो दूसरे में क्या होगा, तो अब दूसरे की रिएक्शन यहीं से देख के लिख लो, क्या बन जाएगा बोलो। अगर Q का मैं सोल्यूशन देखूं तो P4 प्लस 3 NaOH, बोलो ना, प्लस 3 H2O क्या देगा, बोलो क्या देने वाला है, PH3 देने वाला है। आपको पता होना चाहिए। इसकी कंटिन्यू वाली रिएक्शन में बता दूंगा आपको, लिखो H3PO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 टाइम AgNO3 क्या देगा, ये 5 देगा। H3PO2 काय में जाएगा, H3PO4 में जाएगा। आप प्लीज़ इसको नोट करते चलो, काम की चीज़ें है। तो आपका PH3 प्लस NaH2PO2 मिल जाएगा, NaH2PO2 इसका बाय प्रोडक्ट मिलेगा, और H3PO4 आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो H3PO4 के साथ में उसका जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा, बताओ यहाँ पे क्या है, आपको सिल्वर नज़र आ रहा है ना, तो एक सिल्वर बाहर निकल जाएगा, और सिल्वर बाहर निकलने के साथ साथ में वहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा, ठीक है। 4 टाइम सिल्वर बाहर निकलेगा और प्लस नाइट्रिक एसिड भी बाहर निकल जाएगा। तो अब इसको बैलेंस कर लेना आप लोग, कितना टाइम होगा, ये भी 4 टाइम ही होगा, ठीक। सो व्हाट इज द आंसर, डी इज द आंसर। वेरी इजी लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर थोड़ा दिमाग यूज करेंगे तो बराबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखो 4 ऑप्शन में से ना 1 या 2 भी पता लग गए तो अपन चारों जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो लॉजिक थोड़ा एटलीस्ट प्लीज सीखिए, सीख ही गए होंगे यार, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, नहीं सीखेगा अभी तक, क्या बात है, क्या बात है। एमओटी हमारे कॉलेज में एमओटी के लफड़े में ना, एक हमारे सर ने एक स्टूडेंट को, मेरे दोस्त को झाप रहा था, चिल्ला रहा था पकड़ पकड़ के, तो बोले तू 10 बार एमओटी एमओटी बोल के बता मुझे। तो इसने बोला एमओटी 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 एमओटी, तो सुनने में आ रहा था ए मोटी ए मोटी ए मोटी। आप टेंशन मत लो, आप में से कोई मोटा नहीं है, एक को छोड़ के। मैंने बोला एक को छोड़ के, वो एक आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता। चलो सिंपल आंसर है, बताओ बोलो। एमओटी का क्वेश्चन है यार, देखो ना जरा, आप देखो अबे F2 के लिए पूछा गया है। F2 के लिए मैंने आपको बताया था ना, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से पहले, एक ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के बाद। तो मैंने आपको वो बताओ 2-1-2-1 सिखाया था, 1-2-2-1 याद है।
तो बताओ इसका क्या बनने वाला है, क्या बनेगा? बोलो जल्दी से। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक क्या थी? अगर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के बाद वाले हैं 1 2 2 1 1 2 2 1, और अगर नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के नीचे है तो 2 1 2 1। सिखाया था मैंने या नहीं सिखाया था? तो बताओ ये ऑक्सीजन के बाद वाला ही है ना, तो 1 2 2 1 ये भी है, 2 1 2 1 ये तो गलत हो गया है कि नहीं? ये तो हो ही नहीं सकता। बोलो हो सकता क्या? नहीं हो सकता। ये बताओ, ये भी नहीं हो सकता। ये और ये हो सकते, बट ये और ये हो सकते। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को चेक करो। आप इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे बना? F2 है ना, तो F2 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो ये एक ही स्पिन में है या नहीं? यहां जरा चेक करो। ये तो नीचे वाला तो चला ही गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां से? 1s वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 5 6 5 6 हाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यही कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट? सी इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। बोलो। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था, क्या देखे थे हमने उसका जरा बताओ? नाइट्रोजन बराबर था नाइट्रोजन के इक्वल या नाइट्रोजन से कम, बराबर ऐसे ही था ना? तो क्या था उसका? ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन से ज्यादा, बराबर है। तो क्या थी उसकी? बोलो। इसका 2 1, इसका था ना रे बाबा 1 2 2 1 था ना, 1 2 2 1, इसका 2 1 2 1। समझ में आए? इसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा के बताए थे जब मैंने आपको इसका रिवाइज करवाया था। इसका आंसर क्या होगा? सी इज द आंसर। The complex which exhibit the type of isomerism shown by the PT NH3Br2 is or are? EN आपका इथिलीन डायमीन है। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। फ्लूइड कोऑर्डिनेशन है। बोलो। बोलो ना। क्या आंसर हो जाएगा? ये नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर है। वो बी है, ये सी है और ये डी है। बोलो बोलो। अरे सिंपल है ना बेटा। ये देखो, इधर देखो, ये आपको दिख रहा है। उसने क्या बोला कि कौन exhibit the type of isomerism shown by is or are the complex which can exhibit the isomerism, है ना? तो बताओ कौन आइसोमेरिज्म शोन करेगा? मतलब आइसोमेरिज्म मतलब GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, वही तो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि MA4B2 आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करते, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करते, बराबर है। स्क्वायर प्लेनर करते हैं, टेट्राहेड्रल शो नहीं करते। स्क्वायर प्लेनर में भी हमने देखे थे कि A2B2 होता है, सिस ट्रांस होता है, बराबर है। फिर ABCD वो 3 आइसोमर शो करते थे, याद है? मैंने बताया था A2B2 करता है और ABCD करता है, राइट। A4 नहीं करेगा, A3B नहीं करेगा, सिखाया था ना, लिस्ट लिखा के दिया था। तो आप मुझे बताओ, अपने को सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ढूंढना है और चेक करना है कि वो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये देखो, ये कर लेगा A2B2। बोलो ना। MA2, अच्छा A2B4 है क्या? करेगा ना ये भी? क्यों नहीं करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। ये याद है? ऐसा M ऐसा 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 AABBBB, क्यों सिस ट्रांस नहीं करेगा क्या ये? बोलो। करेगा ना, सिखाया था ना मैंने। ये तो बिल्कुल करेगा। सी तो करेगा, ये भी करेगा।
देखो ये इथिलीन डायमीन है, इसको बना लो ऐसा Cr, बोलो ना N N E N, बोलो N N E N, और यहाँ पे क्या रहेगा H2O, यहाँ पे क्या रहेगा SO4। क्यों नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, सिस ट्रांस करेगा ना, DL भी करेगा, ऑप्टिकल भी करेगा, ठीक है। ये नहीं करेगा क्यों? Zn है sp3 टेट्राहेड्रल, Zn वाला sp3 होता टेट्राहेड्रल, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आप समझो मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरीके से दिमाग लग रहा है अपन लोगों का, उसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आने वाले। और बाय द वे यार ये अपने क्वेश्चन थोड़ी है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मुझे तो सिर्फ आपको इनसे जान पहचान करवानी है कि देखो भाई ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी काम आपका। चलिए ये भी अगेन बहुत ही सिंपल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन क्या है? अच्छा मैं यहाँ क्यों आके देख रहा हूँ, यहाँ देखता हूँ कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ I3 प्लस यही है ना, हाँ I3 प्लस SiO4 4 माइनस SO2Cl2। तो इसने ये पूछा है कि इन सब में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम बताओ। तो आपको सबसे पहले वो स्टेरिक नंबर के लिए इसके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, बराबर है। देखो बहुत आसान है, इधर देखो कैसे करेंगे, I और ये I पे चार्ज कौन सी है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सी चार्ज है? आपको सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं। बोले आयोडीन पे लोन पेयर कितने रहते हैं? इस पे अभी कितने रहेंगे? 2, बराबर है, क्योंकि इसने 2 उधर शेयर कर दिया, 2 और 2 4, और एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक निकल गया, बराबर है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा 2 सिग्मा और 1 LP, नहीं 2 LP और 2 सिग्मा, तो कितना हो जाएगा? 4, मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा निकालना है आपको। बोलो SiO4, बोलो SiO4 4 माइनस है ना, बोलो ये भी sp3 है, बोलो तो ये भी क्या है? sp3 है। SO2Cl2, तो S डबल बॉन्ड O Cl। टेल मी, सल्फर के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और 6 के 6 कंप्लीटली फिल्ड है, बराबर है। तो नो लोन पेयर, हाउ मेनी सिग्मा और ये, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, बराबर है। ये बोलो, ये तो हो गया। XCF2 बोलो ना, XCF2 कैसे रहेगा? XCF, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, तो 2 शेयर हो गए, बचे कितने? 6 मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। तो 3 + 2 सिग्मा 3 + 2 5, मतलब sp3d, ये नहीं है। चलो इस पे आओ, SF4 पे आओ, SF4 सल्फर के लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 यूज हो गए, बचे कितने? 2, मतलब एक क्या है? लोन पेयर। बोलो क्या हो जाएगा ये? हाँ 4 + 1 कितना हो गया? 5, मतलब sp3d। ClF3, देखो ये तो मेरे को पैदाइशी मालूम है, NiCO4 sp3 रहता, नहीं मालूम क्या? मुझे तो मालूम है, आपको मालूम है? नहीं मालूम, सिखाया ना मैंने तुमको। बोलो XCO2F2, XC मैंने कल भी बताया था कि डबल बॉन्ड F डबल बॉन्ड O में लिखा करो इसको हमेशा। हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8, तो 2 2 4 और 5 और 1 6, मतलब बचे कितने? 1 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा 1 LP 5, मतलब sp3d, बराबर है ना। ये तो sp3 है ही ऑलरेडी। PtCl4, ये क्या हो जाएगा? dsp2, बराबर है, 2 माइनस XCF4 SOCl2, हाउ मेनी sp3? नाउ काउंट ना, 1 2 3 और वो एक 4, और उसमें से एक क्या रहेगा? 5। XCF4 चेक करो, SOCl2 निकालना है, S डबल बॉन्ड O Cl, तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये क्या है? लोन पेयर। तो 3 + 4 मतलब
व्हाट इज द आंसर? खत्म। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बे। जब अपने हाइब्रिडाइजेशन सीखे थे तो ये वो पूरा लंबा कतार में क्वेश्चन, ये भी करो, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, उसी में से उठा के उसने पूछ लिया कि भाई ये सारे एग्जाम्पल जो तुमने इतने 2 साल पहले जो प्रैक्टिस किए थे बता, इसमें से कितने sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल है। वही तो क्वेश्चन है ये। कोई टफ है क्या? कोई भी टफ नहीं है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल Br3O8 F2O H2S2O6 H2S5O6 and C3O2. Count the number of atoms existing in their zero oxidation state in each molecule for their sum. भाई ये तो कैलकुलेट करने वाला आ गया। करो, डू इट, आप खुद करो, सॉल्व करो। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ना, O8 है ना, O8 है। चलो बनाते हैं। पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। बराबर है। ये पहले का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। बराबर है, बोलो। हाँ, ये मैंने पहले का स्ट्रक्चर बनाया। अब दूसरे का बनाता हूँ। दूसरा क्या है? F2O है ना, बहुत सिंपल है, O F F। बराबर है। तीसरा H2 क्या है? H2S4 S4। चार वो हो गए। एक और बचा हुआ है, OH में आ जाएगा वो। क्या मैंने सही स्ट्रक्चर बनाया? H2S4O8, सॉरी हाँ, O6 और H2 2 बार। क्या सही बना स्ट्रक्चर? चौथा क्या है? तो एक क्या कमी हो जाएंगी वहां पे, बोलो। H2S4 था ना, एक और S बनाना है अपने को, तो ये यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, एक S बढ़ा लेंगे। तो नंबर 4 वाला क्या बनेगा, बोलो। HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। हाँ, नंबर 5 क्या है? C3 C3O3। टेल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये सब -2 है, बोलो। -2 -2 -2 -2 -2। तो अब निकाल लो इंडिविजुअली ब्रोमीन पे कितने चार्ज आ रही है। तो +6 आएंगी उस पर, या कितनी आएंगी? एक पे +6 आएंगी, वो दूसरे पे भी +6 आएगी, +4 आएगी शायद वहाँ। वही तो बोल रहा हूँ, बीच वाले में +4 आएगी और टर्मिनल वाले पे +6 आ जाएगी। तो ये +6 है, ये +4 है, ये +6 है। चलो इसका बताओ, H2O का 2 लोन पे है, तो ये -1 तो ये +2, ये -2, ये -1, ये -2, ये -2 -1 -2, ये +1, ये +1। अब सल्फर के जो 2 बचे हुए बीच वाले वो बताओ, वो कितने आ जाएंगे? 0 0 आएगी। बराबर है। यहाँ पे 3 0 0, तो 5 आंसर आ गया ना आपका। नहीं 6 आएगा ना। हाँ ये भी है ना, ये -2 है, ये -2 है, तो ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6 इज द आंसर। शाबाश अर्नव, ठीक है। 6 आंसर सही है ना, बिल्कुल सही। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, सिंपल है, ये इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर से सारे, ठीक है। 6 हमारा आंसर आ गया। आपको बनाने स्ट्रक्चर चेक कर लो। हालांकि ये रेडॉक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और समहाउ जब आप पी ब्लॉक वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो देखो, सुनो इधर बच्चों, इधर देखो,
ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको ये सारे स्ट्रक्चर याद आ जाए, बट लॉजिक तो जिंदा है ना, लॉजिक तो नहीं मरा ना किसी का, लॉजिक अप्लाई करना यार। एटलीस्ट हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर सीखे हैं कि सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन आ जाए तो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में सिखाए थे अपने को सर ने, तो सल्फर सल्फर का रिंग के तो ऑब्वियसली इसी तरीके से आएगा, है ना। तो थोड़ा वो पैटर्न को समझो, लॉजिक जिंदा रखना, लॉजिक मार के मत जाना एग्जाम में, ठीक है। लॉजिक मार के चले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। चले आगे। बताए, अच्छा क्वेश्चन है ये 2022 पेपर 1। जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और मुझे इसका आंसर बताएं। For diatomic molecule, the correct statement about the molecular formed by the overlapping of 2pz orbital is or are। देखो सबसे पहले sigma orbital has a total of 2 nodal plane। सही बात है गलत बात? सिग्मा का देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ये जो चैप्टर है आपकी बैच में ये मैंने पूरा पढ़ाया नहीं था, बराबर है, किसी और ने पढ़ाया था, राइट। बट आपको एक चीज़ तो पता होगा कि वो जब वो जो हमारे वो लोब्स बनते थे, लोब्स, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हम लोग देते थे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस जो थे ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं होते। उसमें एक और कंडीशन थी कि पॉजिटिव कैन ओनली ओवरलैप विद द पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। नेगेटिव कैन ओनली ओवरलैप विद द नेगेटिव, बराबर है। पॉजिटिव अगर नेगेटिव से ओवरलैप हो गया तो इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, याद है आप लोगों को। तो आप मुझे बताओ कि 2pz ऑर्बिटल है, इस तरीके से रहेगा ना वो 2pz, बोलो। तो ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, बराबर है। तो जब वो ओवरलैपिंग होती है तो ये इस तरीके से बन जाता था ऐसा, ये पॉजिटिव यहाँ जाते थे और नेगेटिव यहाँ आते थे, बोलो। मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव से ओवरलैप होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, जब नेगेटिव से हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। याद है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, आपने पढ़ा होगा एमओटी में, कॉन्सेप्ट सारे ही है। तो पहला जो ऑप्शन है कि सिग्मा ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन, बताओ बोलो। बिल्कुल है, ये देखो ना, देखो ना इधर, एक ये है और एक ये है। अरे हर ये बीच वाला क्या है, नोडल प्लेन होता ना, पता है ना आप लोग, रिवाइज करना केमिकल बॉन्डिंग। तो ये तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सही है कि इसमें 2 नोडल प्लेन है। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोडल प्लेन इन एक्जेड प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। कैसे बनेगा? सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग हो गया। एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या बनेगा डायग्राम, बोलो। इसका मतलब क्या हो रहा, प्लस ओवरलैप किसके साथ हो रहा, माइनस के साथ, नहीं, प्लस ओवरलैप विद द प्लस। मैंने अभी आपको यही बताया ना, प्लस कैन ओनली ओवरलैप, ये गलत सिंबल हो गया क्या? प्लस कैन ओनली ओवरलैप विद द प्लस, माइनस कैन ओनली ओवरलैप विद द माइनस। इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तब मैंने क्या बोला, उल्टा बोल दिया था कि नहीं, प्लस कैन ओनली ओवरलैप विद द प्लस, माइनस कैन ओनली ओवरलैप विद द माइनस। ये तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, बराबर है। पर अगर हम लोगों को दूसरा देखना है, दूसरा मतलब कैसे, बोलो। एक हम लोग प्लस बनाएंगे, उसको माइनस के साथ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव होगा मतलब कैसे बनेगा, याद है, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ये कर लो भाई इस तरीके से। तब उसने ऑप्शन क्या बोला है यहाँ पे, बताओ ऑप्शन क्या बोला है? ऑप्शन उसने ये बोला है कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोडल प्लेन इन एक्जेक्ट प्लेन, बोलो। एक्जेक्ट प्लेन पे अपने को बताना है ना, तो बताओ ये कौन सा प्लेन है उसका। अगर ये जेड प्लेन है तो ये अपना कौन सा प्लेन है, ये जेड एक्सिस वाला है। तो जेड एक्सिस में तो मेरा नोडल प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन तो मेरा यहाँ है,
अरे बोलो, नोडल प्लेन मेरा यहाँ पे है, जेड प्लेन पे, एक्जेक्ट प्लेन में नहीं है, तो मतलब ये जो ऑप्शन है ये क्या है, इनकरेक्ट है, बराबर है। उसने करेक्ट बोला ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलो ये बताओ, पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गोस थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। पाई कैसे बनेगा, बोलो। पाई ऐसे बनेगा ना, ऐसे क्या बनेगा, ऐसे क्या बनेगा, तो ऑप्शन पढ़ो जरा, ऑप्शन देखो, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। उसने बोला है कि पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, है ना। बराबर है। ये सिग्मा स्टार के लिए मैंने पाई वाला बता दिया क्या आपको, है ना। ये ऐसा होना चाहिए ना, बोलो, ऐसे होना चाहिए ना। अब सही है, बोलो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा उसने एंटी बॉन्डिंग बोला ना आपका, तो मतलब एंटी बॉन्डिंग मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हो जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग। जरा बताओ कैसे बनेगा ये, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, इसी तरीके से ओवरलैपिंग। देखो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में, अगर आपके पास एनसीईआरटी भी होंगी तो देखो उसमें भी दिखेगा, यहाँ पे देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी तरीके से बनते हैं। थोड़ा घर पे जाकर रिवाइज करना एक बार, वरना ये बच्चे लोग एनसीईआरटी को तो खोल के देखते भी नहीं है। देखो यही सब चीज़ें हैं यहाँ, एंटी बॉन्डिंग अगर 2pz हो रहा है तो देखो ये बना रहा हूँ। अब इसमें थोड़े अलग टाइप के बने हुए हैं, अपने थोड़े अलग टाइप के बन रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा, एनसीईआरटी साथ में रखो। तो बताओ यहाँ पे ज़रा क्या हो जाएगा, तो एक ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है आपका, एक्स, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपका नोड है, क्या है, एक्स एक्सिस पे आपका नोड है। लेकिन उसने पूछा, बोला क्या, पाई ऑर्बिटल वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। Now pi star orbital has one node in the xy plane containing the molecular axis. Now tell me, अब इसके पास जगह है क्या यार, आपने बताओ क्या बोला था उसने, बोलो। पाई स्टार बोला ना उसने, पाई स्टार मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा तो देखो इस तरीके से डायग्राम बनता है। वो इधर देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब डायग्राम बनता है तो देखो एनसीईआरटी में आपको इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। आप देखना, थोड़ा आप घर पे जाके ना एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग के ना थोड़े मॉलिक्यूलर डायग्राम चेक करो, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है और किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। तो आप ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपका आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। आपका प्लेन कौन सा है ये बताओ, एक्स एक्सिस है याला, ये एक्स ही था आपका, ये भी कौन सा एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस है। क्या बोल रहा है वो, ज़रा बताओ, वन नोड इन एक्स वाई प्लेन, तो क्या वो सेंटर वाला आपका नोड हो गया, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका नोड है। तो ज़रा मुझे बताओ क्या बोल रहा है वो ऑप्शन में, उसने ऑप्शन में बोला है कि पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन एक्स वाई प्लेन। दिख रहा है क्या एक्स वाई प्लेन में, अरे है ना, एक्स वाई प्लेन में एक नोड अवेलेबल, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो मतलब ए और डी इज द आंसर। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि आप फॉलो, बोलो, और डायग्राम से पहले बोलो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट, ये आपको चेक करना है, इसके बगैर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बोलो, बोलो।
ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि एकदम वो बोलते हैं ना मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन है, मतलब उसको याद ही करना है। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है तो मैंने ज़बरदस्ती डाला ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन है कि द ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ जेलिनिया नहीं है रे वो, ठीक है, द ट्रीटमेंट ऑफ गैलिना विद नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस ए गैस। तो देखो PBS जो है ना, PBS, तो हम लोग उसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो PbNO3 ट्वाइस बन जाएगा। तो पता है यहाँ पे, और NO गैस निकलती है बाहर। कौन सी गैस? जो कि कलरलेस भी होती है और पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगी। तो बोलो PbS प्लस 8 टाइम नाइट्रिक एसिड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि PbNO3 क्या मिलेगा, बोलो ट्वाइस, प्लस NO गैस निकलती है बाहर। कौन सी गैस? NO गैस प्लस 4 टाइम H2O प्लस सल्फर। तो ये जो NO गैस है ये कलरलेस भी होती है। Pb मेरा बैलेंस है क्या? नहीं है ना, 2 टाइम लेना पड़ेगा। सल्फर बैलेंस है, अब है क्या नहीं? Pb कहाँ बैलेंस? अब बैलेंस, या ये 2 नहीं था ना पहले यहाँ पे, तो 2 नहीं है तो फिर इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 3 करूँ तो वो नाइट्रिक एसिड कितना निकल रहा है? ये 8 है ना, ये इसको बैलेंस करने के हिसाब से मुझे ये भी 3 लेना पड़ेगा। सल्फर कितना हो जाएगा? अभी कितने सल्फर यूज़ हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे कितने हैं? 3। वहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा, बराबर है। तो ये जो NO है ये आपका तो पैरामैग्नेटिक गैस है। पैरामैग्नेटिक क्यों है? नाइट्रोजन निकाल लो ज़रा। NO जो गैस है, तो बोलो नाइट्रोजन कितना होता है? 7। ये कितना होता है? 8। कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन्स। और 15 इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, तो ऑड के लिए मैंने क्या सिखाया था? पैरामैग्नेटिक होता है, बराबर है। पैरामैग्नेटिक गैस तो ये है, मुझे पता था। NO जो गैस होती है वो पैरामैग्नेटिक गैस है, और साथ साथ में ये कलरलेस गैस भी है। क्या है ये? कलरलेस गैस भी है। तो इसके A और D इज़ द आंसर होगा। अगर आप एक क्वेश्चन को भी करेक्ट कर रहे हो तो आपको प्लस एटलीस्ट 2 तो मिल ही सकता था, राइट? कंटेन, चलो बताओ। टू 2022 कौन सा पेपर है? बोलो। बोलो H2O2 के साथ जो आपने रिएक्ट किया, H2O2 है ना, बोलो। मतलब सुनो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको करना है विद द इट्स फॉर्मेशन रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट, बराबर है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, वेरी गुड। डी इज द आंसर, सिंपल है। बोलो डी इज द आंसर। क्यों? ये दे देगा, ये नहीं, ये, हाँ, 1 मिनट, क्या होगा? हाँ 1 का, ये जो Q वाला है ये, बराबर है। हाँ, अब सेकेंड का देखो, R पे अगर देखो, ये जब कैल्शियम मैग्नीशियम को जब रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसके बाद ये देखो BaO2 HCl करेंगे तो BaCl2 बन जाएगा। लॉजिक है एकदम, कुछ नहीं है इसमें। और 4 का देखो ज़रा, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है। अबे तू वो भूल गया क्या, अक्षय कुमार वाला? नहीं बोला? हाँ तो बस वही हुआ यहाँ पे। चल, क्या आंसर होगा इसका बाय द वे? डी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन का ही है ना? टेल मी।
बोलो। हाँ, CrCN6 4 माइनस पहले वाले को चेक करो। ये बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, CrCN6 4 माइनस को चेक करो ना, क्या है? क्रोमियम कितना है? 3d5 4s1। हाँ, क्या D4? हाँ, तो क्रोमियम 3d5 4s1 है ना। तो आप मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? x माइनस 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2। तो कितना हो जाएगा? 4s में से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक तो 3d4 बचेगा। 3d4 बचेगा तो CN6 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, बोलो। तो 1 2 3 4, ऊपर का डी खाली है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? बाहर के डी यूज किया क्या उसने? यूज ही नहीं किया। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, चेक कर लो। क्या है ये? तो मेरे हिसाब से लो स्पिन कहाँ गया भाई? बराबर है। अब जरा इसके कंपैरिजन में दूसरे लॉजिक चेक करो। फर्स्ट का अपना अगर आर आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये और ये तो यहीं पे कट हो गए। कहाँ गलती की थी? हाँ, अच्छा सेकंड, तो सेकंड का चेक कर लो जरा। सेकंड आर यू में तो मैंने आपको बताया था कि एवरीवन विल बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसका? हाँ हाँ, सी। तो फिर अपने को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे वो लॉजिक नहीं बैठ रहा थोड़ा, तो पूरा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बताओ आगे, बोलो आगे क्या है? 1 का क्या है? हाँ, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी अगर देखा जाए तो T2G ऑर्बिटल कंटेंट 4, मतलब ये भी सही है अगर देखा जाए तो T2G 4 EG 0। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे RU क्या है? Cl है। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन बता दो रोडियम का, बोलो। RU है ना, बोलो। 3d4 4s 0 हो जाएगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। T2G 3 EG 1 बराबर है। नहीं, T2G कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास? क्रोमियम नहीं, RU है ना, तो क्रिप्टॉन 36 हो गया। 4d RU कितना होगा? 4d4 5s 0, 4d4 5s 0, 2 प्लस के साथ, 2 प्लस के साथ बोल रहा हूँ। 4 प्लस के साथ होगा ना, 4 प्लस के साथ। आई एम सॉरी, 2 प्लस नहीं होगा, 4 प्लस है। RU पे 4 प्लस चार्ज है ना, तो कितना हो जाएगा? क्रिप्टॉन बोलो 4d4 5s 0, ये हो जाएगा ना। अरे ये 4d6 होता और 5s2 होता, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ के, तो चलेगा ना 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कितना होगा? 4d4 हो गया, 2 का क्या होगा? तो यार ये भी तो बोल सकते ना हम लोग, इधर देखो T2G 4 EG 0, इसका भी तो वही है, क्यों नहीं है? क्या है ना। और क्या है? मेटल आयन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी आ रहा है उसका। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बोलो। CrH2S6 2 प्लस क्रोमियम है, तो 3d5 4s1 2 प्लस है, मतलब एक 4s में का गया और एक D का गया, कितना हो गया? 3d4। 3d4, तो 3d4 कितना हो जाएगा? H2 इज ए वीक लिगेंड, तो T2G EG बना लो, तो कितना हो जाएगा? वीक है ना, 1 2 3 और ऊपर एक 4 चल जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? T2G 3 EG 1, तो D4 स्पीसीज यही है क्या? नहीं, हाँ D4 तो सभी है।
थर्ड है ना, थर्ड ये है ना 4.9 bm। देखो ना 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो ना आप 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग bm होगा, मैंने आपको सिखाया था ना। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब 5 पॉइंट समथिंग। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मुझे यहाँ पे 4.9 इसी का आ रहा, बाकी किसी का नहीं आया अभी तक के। अब तो कंफर्म हो गया आंसर, फर्स्ट आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो ये क्यू, उसने थर्ड का बराबर अपने को क्यू दिया, अरे बोलो ना, थर्ड का क्यू दिया कि नहीं दिया, थर्ड का क्यू दिया, क्योंकि इस थर्ड के साथ बाकी किसी की सिमिलरिटी मैच नहीं हो रही है। देखो ना ये थर्ड का क्यू यही सही है। अगर आप ये भी देख लोगे Fe का, तो बोलो Fe कितना हो जाएगा, Fe 2 प्लस है तो 3d6 4s2, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन को तो 3d6, H2 इज ए वीक, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगेन 4 अनपेड तो है ही नहीं। तो मुझे बताओ क्या अकेले थर्ड के बेसिस पे ही अपना 1 सॉल्व हो जा रहा है? अरे समझा कि नहीं समझा, चेक कर लो यार, चेक कर लो आप अपना समय ले लो, 1 मिनट ले लो। कहाँ है 4 का, कहाँ है ये थर्ड में, थर्ड तुम थर्ड चेक करो ना, थर्ड वाला, ये थर्ड का चेक करो, क्या ये थर्ड की प्रॉपर्टी कोई दूसरों से मैच हो रही क्या, बताओ। और 4 का अगर देख लोगे तो 4 का कितना आ गया था, 3D बोलो, अभी मैं बताया कितना आ गया था, बोलो ना, 1 2 3 4, हाँ इसमें भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो भी मैच हो रहा है, ओके, मतलब ये मैच हो रहा है इसके साथ, ठीक है ना। तो 4 का अगर, तो ठीक है ना, तो ये अगर 4 में भी अगर ये मैच हो रहा है तो Q चेक कर लो, Q किधर है भाई, Q भी है, और P क्या है, T2G कॉन्फ़िगरेशन कंटेन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, चेक कर लो, वो भी है। तो आप थर्ड और फोर्थ के बेसिस पे तो एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हो, बोलो ना यार। ये फोर्थ वाले में FeH2O6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये उससे मैच हो रहा है, और ये T2G में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला P भी ऑप्शन मैच हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा, तो मतलब 4 का P और Q सही है ना। अब 4 का थर्ड का क्यों सही है, क्योंकि उसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और ये बताओ 1 का तो R मैंने लेके आ गया था सही, और ये 2 RT था, है ना, T क्या है उसका, T भी अपन ने देख लिए थे, D4 स्पीसीज भी है। सेकंड का क्या था, PS था, सेकंड का क्या था, PS था, तो सेकंड चेक कर लो, P क्या था मेरा, ये भी सही था, और मेटल एटम कंटेन 4s ये भी था, तो मतलब समहाउ वो सभी की सिमिलरिटीज मैच हो रही है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बोलो भाई, ले लो 30 सेकेंड, एक बार ज़रा पूरे ऑप्शंस वापस से देख लो कैसे है और चेक कर लो, या अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको पूरा वापस से सॉल्व करके बताता हूँ, ज़रूरत नहीं है, चेक कर लो। एक्चुअल में पता है कि मुझे यहाँ से प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, इधर देखो, मैंने ना ये 1 का R ही पढ़ा था, ये T मेरे पढ़ने में नहीं आया, ये सेकंड का P पढ़ा था, S मेरे पढ़ने में नहीं आया, इसका रीज़न क्या है बताओ। ये मुझे ये पोजीशन से ना प्रॉब्लम हो जाती है दिखने, ये पोजीशन, इसलिए जब आप बोल रहे थे ना सर वो भी है ये भी है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था यार 2 ऑप्शन कैसे इसके हो रहे, क्योंकि मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से, समझ रहे नहीं समझ रहे। ये मैंने शायद कल के या परसों के लेक्चर में भी बताया था, इस पोजीशन से ना थोड़ा दिक्कत हो जाता, दिखता नहीं प्रॉपर। बोलिए क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, बताओ, AgNO3। कब का क्वेश्चन है, पेपर 2, ये भी जो गैस का जो क्वेश्चन है आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐड किया था, याद रखना है किसी भी हाल में। हाँ जी, थर्मल डिकम्पोजिशन ये है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस, ओके। The total number of electron present in anti-bonding molecular orbital of gas that has the highest number of unpaired electrons, बोलो
AgNO3 है, AgNO3 को डिसोसिएट करो, मैं जो बता रहा हूँ लिखो लिखो। AgNO3 को डिसोसिएट कर, चल अगदस बेटा कर, AgNO3 को डिसोसिएट कर, ट्वाइस Ag मिलेगा, देखो प्लस ट्वाइस NO2, ये आपका गैस मिलेगा, NO2 गैस पता होना चाहिए, और प्लस हाफ O2 मिल जाएगा, एक बैलेंस करने के हिसाब से लिख लो। अब जरा चेक करो O2 और NO2 आपकी कौन सी गैसेस है? पैरामैग्नेटिक गैसेस है। देखो MOT तो यार O2 को एक्सप्लेन करने के लिए आया था एक्चुअल में, वो उसके हिसाब से वो डायामैग्नेटिक थे, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन खड़े रहते वहाँ पे सिंक जैसे एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। और NO2 इज दी ऑल्सो पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ दी ऑड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लो, 8 और 8 16 और 7 कितना हो गया? तो ऑड हो गया। तो ऑड वाले पैरा ही होते, बोलो। इवन वाले क्या होते? इवन वाले क्या होते? डायामैग्नेटिक। ऑड वाले क्या होते? एक्सेप्ट बॉस, मैंने बताया था, बोरॉन, ऑक्सीजन, सल्फर। बोरॉन कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 32 इलेक्ट्रॉन, नहीं 8 और 16 इलेक्ट्रॉन, और ये 32 इलेक्ट्रॉन। ये बेचारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? ये एक्सेप्शन था। तो जरा बताओ क्या इसके ऑप्शंस हो जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। AgNO3 है, आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो ट्वाइस Ag मिल जाएगा, प्लस NO2 एक गैस मिलेगी और एक आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। और आपको मालूम है कि ये बोथ आर, बोलो, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। क्या है ये? पैरामैग्नेटिक गैसेस है। एंड बोथ आर पैरामैग्नेटिक गैसेस। तो उसने बोला क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड बोला ना उसने, अनपेयर्ड। तो बताओ NO2 ऑड है, अनपेयर्ड, तो जरा मुझे बताओ कितने अनपेयर्ड है और ऑक्सीजन पे अनपेयर्ड कितने हैं? ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? 2 मतलब 4 अनपेयर्ड हो गए, 2 मतलब, और नाइट्रोजन पे एक डॉट बचा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 5 बचेंगे 6 बचेंगे नाइट्रोजन पे। एक डॉट मतलब एक लोन पेयर है ना, एक डॉट मतलब एक लोन पेयर नाइट्रोजन वाला, याद है? ऐसे ही हो जाएगा ना? अरे बोलो, ऐसे ही होगा या नहीं होगा? NO2 ऐसे ही होगा। और उसके बाद O2 है, O डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड? ये भी तो, हाँ हाँ ना, तो होंगे ना एंटी बॉन्डिंग में, क्या फर्क हो रहा? तो कितने होंगे बता ना? 5 हो गए या 6 हो गए? वो डायग्राम याद रखो ना यार, वो क्या था अपना, अभी तो देखे थे अपन ने। बोलो ऑक्सीजन अगर रहा तो क्या हो जाएगा? 2-1-2-1 है या 1-2-2-1 है? 1-2-2-1 है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? एक ऑक्सीजन में 2 रहते ना, 2 रहते ना एंटी बॉन्डिंग में। अनपेयर्ड पूछ रहा ना बेटा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा। 6 होगा मेरे हिसाब से, चेक कर लो 6 कैसे होगा, बताओ। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हो गए? 3 कैसे हो गए? तो ऑक्सीजन के इन्होंने कितने हैं? बताओ। देखो रे बाबा, डायग्राम बना लेता हूँ आपके लोगों के लिए। ऐसे बनेगा 1s सिग्मा 1s स्टार बराबर है सिग्मा 2s स्टार। आप बोलो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से क्या बनेगा? 2-1-2-1 बनेगा। क्या बनेगा? 1-2-1-2-2-1 बराबर है। अब बताओ, ये यहाँ पे ये इसका बॉक्स, सॉरी ये इसका बॉक्स आएगा, ये इसका बॉक्स आएगा, बोलो ना, ये इसका बॉक्स, ये इसका बॉक्स,
यहाँ बोलो ये 3 आ जाएंगे और यहाँ पे भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब भरो, हाँ 6 आ गया ना इसके ये। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, आप काउंट कर लो पूरे एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। क्योंकि ये नीचे के 4 ऊपर के 2 तो पहले ही थे, और नीचे के वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s स्टार वाला। क्या बोल रहा है वो, एक जेनॉन ने O2F2 के साथ रिएक्ट किया, बराबर है। जेनॉन ने O2F2 के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद उसने कंपाउंड P दिया, तो ऑब्वियसली XeO4 दे देगा, XeF4 दे देगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लेना पड़ेगा। तो XeF4 लिया और ऑब्वियसली बाहर क्या निकल जाएगा, 2O2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका P बन गया, बहुत सिंपल। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P। तो अब मुझे बताओ, तो उसके बाद आपने क्या किया P में, बोलो। अच्छा हाइड्रोलिसिस करना है ना, तो ये ले लो भाई, XeF4 की हाइड्रोलिसिस करना है, बराबर है। तो अगर आप तो यहाँ पे फ्लोरीन 4 है, 2 हाइड्रोजन है, तो समहाउ आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे बैलेंस अगर करने जाओगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, बैलेंस करो। जो मेरे पास रिएक्शंस थी वो ऐसी थी, इसको मैंने 2 लिया, ये 2Xe बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे 12HF निकल जाएगा, प्लस ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन, रुकना 1 मिनट, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन मेरे पास अभी 6 है ना, तो ये XeO4 भी निकलेगा, तो 2 और ये हो गया ना 6 बैलेंस, तो इसको 6 लेना पड़ेगा। अब क्या बचा, एक और ऑक्सीजन बचा मेरा, कितना ऑक्सीजन बचा, अब नहीं बचा, हाँ Xe यहाँ पे क्या बोल रहे रे, क्या यहाँ पे, ठीक है, तब बता, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन बाहर निकला, उसको अपने को क्या लेना देना है। उसने क्या पूछा अपने को कि भैया वो जो HF कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितने नंबर ऑफ मोल हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो कितने नंबर ऑफ मोल है, तो 3 के लिए 12, तो 1 के लिए 3 के लिए 12, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 3 के लिए 12, तो बोलो 1 के लिए 4 हो जाएगा, यूनिटरी मेथड। कब का क्वेश्चन है, बोलो। द रिएक्शन ऑफ HClO3 with HCl gives a paramagnetic gas। रिएक्शन लिखो, HClO3 प्लस HCl, ये Cl2 गैस देती है, Cl2 गैस लिखो। लिखो क्लोरीन डाइऑक्साइड, जिसको पैरामैग्नेटिक गैस भी बोलते हैं, हाफ Cl2 रेस्टो बाहर निकल गया। व्हाट इज द आंसर। अब अच्छा आगे और है, विच अपॉन रिएक्शन विद द O3 प्रोड्यूसेस, तो कुछ नहीं है, बहुत नहीं, Cl क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है उसको आप O3 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको Cl2O6 गैस देंगी। कौन सी गैस देंगी, Cl2O6। तो रिएक्शन को कंप्लीट करो और याद रखो।
बोलो HClO3 प्लस HCl, ये देगा ClO2 गैस अपने को पहले देगा, फिर ClO2 को हमने किसके साथ रिएक्ट करे बोलो, तो ये बैलेंस करने के ClO3 को हमने 2 टाइम O3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो Cl2O6 गैस अपने को मिल जाएगी। नोट करो। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरीन हेक्साऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेक्साऑक्साइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये, लगाओ। PbNO3 को उन लोगों ने क्या किया, NaCl के साथ ट्रीट किया तो ऑब्वियसली PbCl2 बन जाएगा। और PbCl2 का एक्सिस HCl के साथ डालेंगे तो क्या बनेगा, PbCl4 माइनस, अभी अपन ने देखा 2 माइनस के साथ, याद है, बोलो, अरे देखा ना भी, तो बोलो क्या रिएक्शन हो जाएगी ये, बोलो। PbNO3 ट्वाइस NaCl ऐड करेंगे तो PbCl2 मिल जाएगा प्लस ये NaNO3, बरोबर है, NaNO3 मिल जाएगा। इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बोलो ना, HCl के साथ, एक्सिस के साथ, बोलो, तो PbCl4 एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा 2 माइनस के साथ। ठीक है, तो PbCl4 2 माइनस के साथ वही कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, C इसका आंसर होगा। नोट कर लेना ये सब रिएक्शंस। सॉल्ट एनालिसिस को एक बार पढ़ना अच्छे से। और क्या था, बताओ, कब का क्वेश्चन है ये, 21 का पेपर 1, बोलो। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्पिन है ना, बोलो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है यार, बहुत ही सिंपल है, कुछ है इसमें, रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले बार जैसा, है या नहीं है, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। तो CrNH3 बोलो क्या हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, 3 आएंगे, इसमें CuF है, कितने आएंगे, 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे, तो 2 अनपेयर्ड, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ए ऑप्शन है। क्या मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने किए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन कर लिया, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलो ना कैसे करेंगे इसको, CrNH3 3 प्लस है, तो क्रोमियम कितना है 35 4s1, तो NH3 इज न्यूट्रल, 3 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर का और 2 इलेक्ट्रॉन इधर के, तो 3 मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप CuF पे आ जाओ, कॉपर कितना है 3d10 4s1, 1 भगाओ, एक कैसे भगाएंगे, 2 कैसे भगाएंगे, हाँ 2 भगाओ, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका 3 प्लस है, तो Cu2 3 प्लस है ना, उधर का 1 और 2 इधर के, तो कितना हो जाएगा 3d8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरा तो दिमाग घूम गया रे भाई। बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसके बाद देख लेते, बताओ। लगाओ लगाओ दिमाग।
चलो, आप लोग से ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, मुझे बनाना भी पड़ता है सब चीज़ें, ठीक है। चलो बनाओ। जब मैं बनाते वक्त थका नहीं तो आप क्यों थक रहे हो सॉल्व करते वक्त? डू इट, लगाओ दिमाग। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। लगाओ दिमाग। वो हेरा फेरी में याद है कि जब वो उसके पैसे लेके भाग जाती तो अक्षय कुमार पैर पटकता, रहे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, याद है क्या? आप लोग की वैसी हालत दिख रही मेरे को, पैर गंदे मेरे, मुझे तो चक्कर क्यों आ रहे हैं भाई ये क्वेश्चन से। ठीक है, बताओ। चलो भाई, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, थोड़ा खुद भी बताओ, थोड़ा मेरी भी हेल्प करो यार, मेरे पे भी रहम खाओ। क्वेश्चन है कि भाई आपको बताना है कि क्या हम लोग, अच्छा देखो बहुत सिंपल है, आप देखो पहला ऑप्शन, आपको सुनो मैं आपको ऐसे ही बताता, आप लिखो इसको, आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो उसने क्या बोला यहाँ पे, वाइट पीपीटी ओनली दे रहा है अगर आपने एस में, क्योंकि एक सॉल्ट है, डाइल्यूट NaOH डाला रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl अगर डाला, तो अगर मैं पहले राइट हैंड साइड वाली रिएक्शन देखूँ डाइल्यूट HCl के साथ, तो उसने वाइट पीपीटी दिया, वाइट पीपीटी PbCl2 का मिलता है, ठीक है ना, AgCl का भी मिलता है, बराबर है। तो चलो अभी आप लोग एक रिएक्शन लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो। आप सबसे पहले PbNO3 ट्वाइस लिखो, पहले हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन देखेंगे, फिर वो लेफ्ट वाले देखेंगे। बताओ, अगर आपने डाइल्यूट HCl डाला तो क्या मिलेगा? PbCl2 का वाइट पीपीटी मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आप उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या दिया हुआ है? ZnNO3 ट्वाइस, देखो ZnNO3 ट्वाइस कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है ना उसके साथ, तो बताओ उसको डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो क्या होगा? ZnCl2 का एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना, सॉल्ट मिला। अब एक लाइन छोड़ो, वापस से आओ, वो PbNO3 वो A और B ऑप्शन और D भी ऑप्शन कवर कर दिया उसने, बोलो ना। अब बच कौन रहा? AgNO3 बच रहा है और BiNO3 थाइस भी बच रहा है ना। लिखो BiNO3 थाइस, डाइल्यूट HCl डालो तो BiCl3 का एक वाटर सोल्यूबल एक आपको क्लोराइड मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। अब कौन बचा? Hg वाला बचा, लिखो Hg वाला, HgNO3 ट्वाइस डाइल्यूट HCl क्या देगा? HgCl2 देगा, HgCl2 देगा। चलो उसके नीचे अब AgNO3 पे आते हैं, चलो AgNO3 पे डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो, AgCl का वाइट पीपीटी मिलेगा, तो लिखो वाइट पीपीटी, सारे रिएक्शन लिखो तभी समझ में आएगा। AgNO3 को डाइल्यूट HCl में डालेंगे तो क्या मिलेगा? AgCl मिलेगा। चलो क्या ZnNO3 वाला डाइल्यूट HCl के साथ हो गया? अब वापस से आओ डाइल्यूट NaOH के साथ, थोड़ा एक दो लाइन छोड़ो या साइड में लिखो, कहीं पे भी लिखो। आओ PbNO3 के पास, देखो ऊपर PbNO3 ट्वाइस बचा था अपने पास डाइल्यूट के साथ, तो लिखो डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? PbOH ट्वाइस बनेगा, वाइट पीपीटी बनेगा, PbOH ट्वाइस वाइट पीपीटी बनेगा। अब जिंक वाले पे आओ, देखो जिंक वाला किधर है? जिंक नाइट्रेट है ना, तो जिंक नाइट्रेट को आप डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करो, क्या बनेगा? ZnOH ट्वाइस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ZnOH ट्वाइस बनेगा। और एक क्या बच गया? हाँ, BiNO3 भी बच गया है, चलो BiNO3 का लिखो। अगर आप BiNO3 को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा? BiOH थाइस मिलेगा, वाइट पीपीटी, थाइस मिलेगा वाइट पीपीटी का। और AgNO3 को ऐड करोगे तो Ag2O बनेगा, Ag2O बनेगा, ब्राउन पीपीटी बनेगा। AgNO3 को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? Ag2O बनेगा। और HgNO3 ट्वाइस को करेंगे तो NaOH के साथ HgO बनेगा, येलो पीपीटी। अब बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, आपके सामने सारी पिक्चर आ चुकी है, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या आंसर हो सकता है।
उसने ऐसा कौन सा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट हम लोग लेंगे कि जिसमें हम लोगों का सारी ये जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की फुलफिल हो रही है। ए और बी वाला कर रहा है, ए और बी वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करना। सी क्यों करेगा, सी कैसे करेगा चेक कर, ठीक है, दोनों 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 बैलेंस होने चाहिए। व्हाट इज द आंसर, ए और बी इज द आंसर। सारे रिएक्शंस याद रखो, ठीक है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना सफिशिएंट है, एग्जॉस्ट, अदरवाइज हो जाओगे, मैं भी हो जाऊंगा, आप भी हो जाओगे, राइट। 17 क्वेश्चंस किए हमने, मतलब बहुत ज़्यादा किए, इतने क्वेश्चन पहले कभी नहीं किए। देखो सुनो, एडवांस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, आपको बहुत सोचना पड़ता है, और आप कंटिन्यू अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो आपका दिमाग भी फिर एक टाइम पे ना सैचुरेटेड पॉइंट पे आता है ना। फिर आप कितनी भी कोशिश करो तो दिमाग में ना जाएगा, ना बताने वाले की इफेक्टिवनेस आएगी, ना समझने वालों को आएगा, है ना। ठीक है, मैंने आज सोचा था कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस करवा होगा, बट ठीक है 17 क्वेश्चंस में ही हम लोग थोड़े हो गए, बट ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस किए, अच्छे खासे हम लोगों को अप्रोच समझ में आए। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, इसका PDF, ताकि आप उसको नोट कर लो, है ना। देखो एक ये क्वेश्चन था, ये भी कर सकते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला कर सकते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला। और एक मैंने ये क्वेश्चन लेके आया था, देखो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ये पढ़ के जाना पी ब्लॉक का, सल्फर के फॉस्फोरस के जो एसिड्स बनते हैं ना, पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके आते हैं, ठीक है। एक मैंने फिर उसके बाद एक ये पैराग्राफ डाला था, ये प्रूशियन ब्लू वाला, याद है, देखो टर्न्स ब्लू है ना, आप ट्राई करना, नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। एक मैंने क्वेश्चन ये डाला, ये तो बहुत ही सिंपल है, एफ, देखो ये ब्राउन रिंग टेस्ट वाला, कौन देगा, डी इज द आंसर, है क्या नहीं। ब्राउन रिंग टेस्ट 2021 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जहां मैंने ऐड किया था, और ओजोनोलिसिस का भी एक क्वेश्चन था, इसका भी जब आप देखोगे तो आंसर बहुत ही इंटीजर में सिंपल आएगा। और ऑब्वियसली लास्ट स्लाइड मेरा यही था, थैंक यू वाला, है ना। तो लास्ट स्लाइड यही था। अब आप लोग कोशिश करो कि जितना हम लोगों ने थोड़ा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को पढ़ा है फिलहाल के लिए सफिशिएंट है। मंडे से मैं आप लोगों का क्या शुरू करूंगा, जल्दी बोलो, बोलो भाई। मंडे से मैं आपका क्या शुरू करने वाला हूं, मैं आपका चैप्टर वाइज, बोलो, जेईई मेंस के PYQs चालू करूंगा, ठीक है। हर दिन एक लेक्चर होगा अपना, और हर दिन एक लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम, नहीं 15 का, 15 तो यूँ कर देता मैं 15 मिनट में, नहीं 25 भी नहीं यार, 30 टू 40 के बीच में क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन भी करना है ना, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। अदरवाइज 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही हमारा हमेशा कैलकुलेट रहता है, 1 मिनट में मेरा ये, मैं थोड़े कैलकुलेट बना के चलता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है, अभी मैं लंबे रन पे गया था ना, तो मेरा ये कैलकुलेशन रहता था कि अगर हाईवे अगर अच्छा क्लियर है, कोई रश नहीं है, अच्छा क्लियर है, तो मैं 1 मिनट में 1 किलोमीटर का सफ़र अद्भुत, 7 करोड़ 1 मिनट का 60 किलोमीटर की स्पीड कैसे रहेंगी फिर इसमें, जैसे कुछ तो इज्जत रख। तो अगर मैं 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा हूं तो 60 ही चलूंगा, आपकी एवरेज स्पीड फिर 7 किलोमीटर की हो जाएगी ना, पर आवर। लेकिन मैं कोशिश 1 के हमेशा ऊपर करता हूं, कि मतलब मेरा कैलकुलेशन ये रहता है कि एटलीस्ट मैं 1 मिनट का कौन कैलकुलेट करते बैठेगा वहां, मैं 1 घंटे का सोचता हूं। कितना, 1 घंटे का। 1 घंटे में मैंने पहुंचना चाहिए 100 किलोमीटर, कितना, 100 किलोमीटर। 1 घंटे में हाईवे पे मेरा एवरेज रहता है कि यार मैं 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर हो जाता, क्योंकि आपका
व्हीकल अगर अच्छा हो और रोड अगर अच्छे हो तो आप पहुंच जाते हो, नॉर्मल है, नहीं हो। लेकिन जब आप यमुना एक्सप्रेस पे जाते हो ना, यमुना एक्सप्रेस पे, तो वहाँ पे तो मिनिमम 120 टू 140 लिखा हुआ है स्पीड, आपकी इतनी मेंटेन होना चाहिए, इतना तो आपको उतना जाना पड़ता है। तो अब जाती है गाड़ी 120, 140, 150, तो वहाँ पे नॉर्मल स्पीड रहती है अच्छी गाड़ियों की, राइट। तो वहाँ पे तो मैंने एक घंटे में मैं तकरीबन 150 किलोमीटर कवर कर लिया था क्योंकि हाईवे इतना बड़ा है, वो 140, 150 किलोमीटर एक घंटे में कवर वहाँ पे हो जाता, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वैसे अपना एक एवरेज रहेगा, तो मेरा बहुत सिंपल एवरेज है भाई कि एक घंटे में हमने 100 किलोमीटर पहुंचना चाहिए। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और रास्ता अगर साफ है, अच्छा है, तो कोई भी रास्ते पे इतने 100 की स्पीड में अदरवाइज भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से हमारा 1 मिनट में, बोलो, एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो वो मेरा कैलकुलेट रहता है, ठीक है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्ट लग जाते हैं तो वहां पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ऑर्गेनिक के साथ। ठीक है, चलो।